गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। मैं आपका फर्स्ट पेपर ले रहा हूँ। इसमें आज हम शुरू करेंगे सदिश समष्टियाँ यानी वेक्टर स्पेसेस। अब तक आपने जो बीजीय निकाय पढ़े हैं उनमें ग्रुप जो था फर्स्ट ईयर में, उसमें एक अरिक्त समुच्चय हुआ करता था और एक द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन हुआ करता था। उसके बाद आपने रिंग्स पढ़ी। रिंग्स में एक अरिक्त समुच्चय और दो द्विआधारी संक्रियाएं। इसी तरह डोमेन में भी, फील्ड में भी एक अरिक्त समुच्चय और दो द्विआधारी यानी बाइनरी ऑपरेशंस आप पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टर स्पेसेस ले रहे हैं। इनमें आपको दो अरिक्त समुच्चय और चार द्विआधारी संक्रियाएं मिलेंगी। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले हम कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं डिफाइन करेंगे। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। पहली होती है इंटरनल ऑपरेशन यानी आंतरिक संक्रिया, और दूसरी है एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी बाह्य संक्रिया। इंटरनल ऑपरेशन जो है वो जैसा आप नोट्स में देख रहे हैं, इसमें अगर v को हम एक अरिक्त समुच्चय लें और स्टार को अगर हम एक संक्रिया लें तो ये स्टार v क्रॉस v से v में डिफाइन होगी, यानी v में ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। इसके अंतर्गत अगर आप v के दो एलिमेंट्स लेते हैं a और b तो आपको a स्टार b भी v में ही मिलेगा, जो कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है। तो इस संक्रिया को v की आंतरिक संक्रिया यानी इंटरनल ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पूर्णांकों का समुच्चय है जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स z, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणन, ये z की आंतरिक संक्रियाएं हैं। क्योंकि अगर आप दो पूर्णांकों का योग करेंगे तो पुनः आपको एक पूर्णांक मिलेगा, और दो पूर्णांकों का गुणन करेंगे तो पुनः आपको एक अन्य पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये होते हैं इंटरनल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑपरेशंस। ये हैं बाह्य संक्रिया। इसमें हमको दो समुच्चय लेने होते हैं। इन समुच्चय में एक अगर हम f लें और दूसरा v लें तो ये बाह्य संक्रिया जो होगी, इसको अगर अपन O से लिखें तो ये मैपिंग O ये f क्रॉस v से v में डिफाइन होगी। यानी एक एलिमेंट आप f का लेंगे और उसको लेकर v के एक एलिमेंट पे O संक्रिया जब आप देंगे तो आपको पुनः v का ही एक एलिमेंट मिलेगा। ये v में f पर डिफाइंड एक एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाता है। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि a अगर f में है और स्मॉल v अगर कैपिटल V में है तो AOV वापस आपको कैपिटल V में ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम v को मैट्रिक्स का एक सेट लें और a को या f के एलिमेंट्स को कोई स्केलर्स लें, तो जब आप O को गुणन संक्रिया लें तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप किसी स्केलर से गुणा करेंगे तो आपको पुनः एक उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये मैट्रिक्स के सेट पर f से डिफाइंड एक एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाता है। तो इन दोनों संक्रियाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वेक्टर स्पेसेस में इन संक्रियाओं का बहुत महत्व है। अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन कर सकें। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में सबसे पहले ये जो f है समुच्चय, ये एक्चुअली एक फील्ड होता है, क्षेत्र है, और इसकी खुद की दो संक्रियाएं होंगी। मान लेते हैं प्लस और डॉट। तो हमने माना f प्लस डॉट एक फील्ड यानी क्षेत्र है और v कोई अरिक्त समुच्चय है। अब हम v जो है वो क्षेत्र f पर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा यदि वो निम्न नियमों का पालन करे। सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि v में और v से f में डिफाइंड जो आंतरिक और बाह्य संक्रियाएं वो परिभाषित हैं कि नहीं है। जब दोनों संक्रियाएं परिभाषित होंगी
वी की आंतरिक संक्रिया और वी से एफ पर बाह्य संक्रिया। उसके बाद हम नियमों का वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहला नियम है जिसको हम V1 से लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस का नियम है इसलिए इसको V1 V2 वगैरह से व्यक्त किया जाता है। तो पहला नियम है V1। इसके अंतर्गत हमको देखना होगा कि जो V समुच्चय है वो प्लस संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप के खुद के 4 नियम होते हैं, वो इसमें निहित हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड V2 जो नियम है वो है कि अदिश गुणन सदिश योग पर बंटित हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो होता हो, जिसमें A अगर आप F का एलिमेंट लें और अल्फ़ा और बीटा V के एलिमेंट लें तो A डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए, A डॉट अल्फ़ा प्लस A डॉट बीटा। थर्ड नियम है उसमें सदिश का गुणन अदिश योग पर बंटित होना चाहिए, यानी A और B अगर स्केलर्स यानी F के एलिमेंट्स हैं फील्ड के और अल्फ़ा अगर V का एलिमेंट है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, तो A प्लस B डॉट अल्फ़ा ये आना चाहिए डॉट अल्फ़ा। चौथा नियम है अदिश गुणन सहचारी हो, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करें। तो इसके अंतर्गत A और B अगर F के एलिमेंट हैं और अल्फ़ा अगर V का एलिमेंट है तो AB डॉट अल्फ़ा आना चाहिए A इंटू बी डॉट अल्फ़ा। और आखिरी नियम है V5, उसमें 1 डॉट अल्फ़ा अल्फ़ा आना चाहिए, जहाँ 1 जो होगा वो स्केलर होगा, यानी फील्ड F का इकाई अवयव यूनिट एलिमेंट होगा। तो जब इन सभी नियमों का पालन हो जाता है तो हम कहते हैं कि V जो है वो F पर एक वेक्टर स्पेस बना रहा है और इसको V ब्रैकेट में F से व्यक्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आप पहले भी बताया कि F के एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलते हैं और V के एलिमेंट्स को वेक्टर्स बोलते हैं। अब आप इसमें कुछ विशेष चीज़ें नोट आपको करनी होंगी। जैसे पहला है, क्योंकि F एक फील्ड है तो उसके अंदर प्लस के लिए इकाई अवयव होगा जो कि 0 अवयव, और डॉट के लिए इकाई अवयव होगा जो कि 1। फिर V1 को अगर हम गौर से देखें तो V प्लस एक आबेली ग्रुप है, तो V यानी वेक्टर्स के सेट में खुद एक अपना 0 अवयव होगा जो कि 0 डार्क 0 उसको करके लिखते हैं। तो हमको 2 0 प्राप्त होते हैं। शुरू में हम F के 0 को हल्के हाथ से लिखेंगे और V के 0 को डार्क करके लिखेंगे, लेकिन बाद में ये हमको क्लियर हो जाएगा तो हम उसको 0 से ही व्यक्त कर देंगे। इसके बाद है नल स्पेस क्या होती है। हम जानते हैं कि अगर सिर्फ 0 सदिश लें V में और उस सिंगलटन सेट को हम देखें तो वो एक स्पेस बना देगा फील्ड F पर। तो क्योंकि सिर्फ 0 अवयव से बन रहा है ये वेक्टर स्पेस, तो इसको हम नल स्पेस बोलते हैं, हिंदी में 0 समष्टि बोलेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर फील्ड F को हम रियल नंबर्स का फील्ड ले लें तो अगर V सेट R पर एक स्पेस बना रहा है तो उसको रियल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। इसी तरह V अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट C पर वेक्टर स्पेस बना रहा है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स स्पेस बोलेंगे। यदि V रेशनल नंबर्स यानी परिमेय राशियों Q पर स्पेस बना रहा है तो हम उसको रेशनल स्पेस बोलेंगे। इसी तरह हम ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी हमको प्राप्त होती है, जो कि आगे एग्जांपल्स में आएंगी। उनको हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस बोलते हैं, V3 से उनको डिनोट करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं जो कि अगर हम शुरू में समझ लें तो आगे हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है कि प्रत्येक फील्ड अपने सब फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस बना देता है। यानी अगर हम फील्ड F लेते हैं और उसका एक सब फील्ड यानी उप क्षेत्र H लेते हैं, अब हम F को वेक्टर्स का सेट लें और H को स्केलर्स का सेट लें तो हम पाएंगे कि F H पर एक देता है। इसका सिंपल सा प्रूफ आप कोई भी सिलेबस में जो बुक्स दी हुई हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो इस
एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि क्योंकि प्रत्येक सेट स्वयं का भी एक सबसेट होता है, इसलिए सी पर बना देगा एक वेक्टर स्पेस, आर पर बना देगा, क्यू पर बना देगा, और क्षेत्र एफ पर भी बना देगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्राप्त करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है रियल नंबर्स का सेट, इसलिए सी आर पर एक वेक्टर स्पेस बना देगा। इसी तरह रेशनल नंबर्स जो क्यू होते हैं वो आर के सबसेट होते हैं, तो आर जो है वो क्यू पर भी एक वेक्टर स्पेस बना देगा। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, आर सी पर नहीं बना सकता, क्यू आर पर नहीं बना सकता, क्योंकि जो उपक्षेत्र है वो इसमें डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक से देख सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम आते हैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें पहले हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो कि बिल्कुल डेफिनेशन से ही आपको एविडेंट रहेंगी। जैसे पहली है कि यदि वी एफ पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है और ए और बी को हम स्केलर्स की तरह यूज़ करेंगे, फील्ड के एलिमेंट्स, और अल्फ़ा बीटा को हम वी के एलिमेंट्स वेक्टर्स की तरह यूज़ करेंगे, तो हम सबसे पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर अल्फ़ा के बराबर आ रहा हो तो हम देखते हैं कि बीटा जो है वो ज़ीरो वेक्टर आएगा। क्योंकि वी प्लस के लिए आबेली ग्रुप है, इसलिए वी में निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉज प्लस के लिए फॉलो होंगे। उससे हम देखते हैं कि इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर अल्फ़ा के बराबर हो तो बीटा ज़ीरो वेक्टर के बराबर आएगा। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ज़ीरो वेक्टर हो तो हम पाते हैं कि बीटा जो है वो माइनस अल्फ़ा होगा या अल्फ़ा जो है वो माइनस बीटा होगा, यानी इनमें इनवर्स एलिमेंट्स प्लस के लिए प्राप्त होंगे। वो वैसे भी एविडेंट है क्योंकि वी जो है वो प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप बनाता है। और निरसन नियम का जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, निरसन नियम वी में प्लस के लिए फॉलो होंगे। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज आपके लिए ये होमवर्क है कि आप जितने भी एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेसेस के, इनको अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम इसकी जो हार्डर प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।